आई थिंक हम ह्यूमंस में आज के टाइम में दो टाइप की कम्युनिटीज है, दो टाइप के ग्रुप्स है। एक ग्रुप वो हो गया जो हमारे जैसे लोग हैं, जो हम शहरों में रहते हैं, कॉन्क्रीट हाउसेज में रहते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं, सोसाइटीज में रहते हैं, एक ग्रुप वो हो गया। लेकिन दूसरा ग्रुप वो है जो इन सब चीजों से बहुत दूर रहता है, जंगलों में रहता है, आइलैंड्स में रहता है, और उन ग्रुप्स को हम कहते हैं ट्राइबल्स। हमसे जितना डिफरेंट इन ट्राइबल्स का लाइफस्टाइल है, उतना ही डिफरेंट इनकी लैंग्वेज और इनका कल्चर भी है। हम जिस तरीके से काफी सारी चीजों को सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही जो ट्राइबल्स हैं, जो हमसे बहुत दूर रहते हैं, वो भी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उनके रिचुअल्स और उनके कल्चर्स हमसे बहुत बहुत ज्यादा अलग है, और इस लेवल पे अलग है जो तुम सोच भी नहीं सकते। शायद उन रिचुअल्स के बारे में जान के तुम्हें बहुत अजीब लगे। इट्स वेरी पॉसिबल कि उनके बारे में सुन के तुम्हें ऐसा फील हो कि कोई इंसान ऐसी चीज कैसे कर सकता है। लेकिन इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसे ही रिचुअल्स के बारे में बताने वाला हूं जिनको सुन के तुम्हारे होश उड़ने वाले हैं। इन सारे रिचुअल्स के बारे में जान के तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक थॉट आएगा कि ऐसे रिचुअल्स क्रिएट करने के लिए किस लेवल का दिमाग लगाना पड़ा होगा और क्या क्या सोचना पड़ा होगा ऐसी चीजें क्रिएट करने के लिए। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बॉर्डर पे बसा सेंटीरी मावे ट्राइब। इस ट्राइब के पास एक ऐसा कमिंग आउट ऑफ एज रिचुअल है जिसके थ्रू हर एक लड़के को गुजरना पड़ता है, और उस ट्राइब के सारे यंग मेल्स के लिए ये रिचुअल एक टेस्ट होता है, ये देखने के लिए कि उन यंग मेल्स में कितनी हिम्मत है और वो कितना पेन सह सकते हैं। और इस रिचुअल का नाम है द बुलेट एंट ग्लव रिचुअल। बुलेट एंट एक वेनमस एंट स्पीशी है जो ब्राजील के जंगलों में पाई जाती है। बुलेट एंट का स्टिंग सबसे ज्यादा पेनफुल माना जाता है इस दुनिया में। ट्राइब के जितने भी एल्डर्स होते हैं वो पहले इन्हीं एंट्स को ढूंढते हैं और उनको उनके बिल से बाहर निकालते हैं यूजिंग स्मोक, और उन सारी एंट्स को कलेक्ट करने के बाद उनको एक हर्बल एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे वो एंट्स बेहोश हो जाती है। बड़े बड़े पाम लीव्स को लिया जाता है और उनसे ग्लव्स को क्रिएट करा जाता है, और जिन बुलेट एंट्स को उस टाइम सुला दिया गया होता है, बेहोश कर दिया गया होता है, उनको एक एक करके उन्हीं ग्लव्स में अटैच करा जाता है जिससे उनका मुंह ग्लव्स के बाहर के साइड रहे और जो उनका स्टिंग करने वाला पार्ट है वो ग्लव्स के अंदर रहे। तुम खुद विजुअल्स अभी देख सकते हो और तुम्हें समझ आ गया होगा कि ये रिचुअल कैसे आगे बढ़ने वाला है। धीरे धीरे करके उन सारी बुलेट एंट्स का जो एनेस्थीसिया है वो उतरने लगता है जिनको ग्लव्स में फिट करा गया होता है, और उसके बाद उन्हीं ग्लव्स को उसी ट्राइब के यंग लड़कों को पहना दिया जाता है। तुम खुद इमेजिन कर सकते हो कि एक ही टाइम पे इतनी सारी बुलेट एंट्स जब एक साथ स्टिंग करती हैं तो किस लेवल का पेन फेस करना पड़ता है उन सारे यंग इंडिविजुअल्स को, जस्ट टू प्रूव कि हाँ वो एडल्टहुड में एंटर कर रहे हैं और वो पेन सह सकते हैं। एक ही बारी में इतनी सारी बुलेट एंट स्टिंग करती हैं एक साथ। सबसे पेनफुल स्टिंग जो इस दुनिया में है वो भी मल्टीपल टाइम्स फेस करना पड़ता है उन इंडिविजुअल्स को जो इस रिचुअल में पार्ट ले रहे होते हैं, और ये पेन और ये वेनम इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि ये कभी कभी पैरालिसिस भी कॉज कर सकता है। काफी सारे विक्टिम्स भी निकलते हैं इस रिचुअल के थ्रू, लेकिन काफी सारे लड़के ऐसे भी होते हैं ट्राइब के जो इसको सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन ये रिचुअल सिर्फ एक बार नहीं होता है, ये रिचुअल साल में कम से कम 20-25 बार किया जाता है। इन ग्लव्स को 10 से 30 मिनट तक पहनाया जाता है और उस पूरे टाइम वो सारी एंट्स कंटिन्यूअसली स्टिंग कर रही होती हैं। जो लड़के इस रिचुअल को पार कर लेते हैं वो एक तरीके से रेडी हो जाते हैं फॉर एडल्टहुड, फॉर मैरिज, और फिर वो आगे जाके अपने पार्टनर को चूज कर सकते हैं। जब इस रिचुअल के बाद उन ग्लव्स को निकाला जाता है तो उसके बाद जो इंसान इस रिचुअल में पार्ट ले रहा है उसको नोजिया, वॉमिटिंग, पैरालिसिस और बहुत सारी और चीजें फेस करने को मिल जाती हैं, हेडेक्स फॉर डेज, या फिर हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि वो इंसान हफ्तों तक कोई भी और काम करने के लिए रेडी नहीं हो सकता। हर इंसान, या फिर हम कह सकते हैं कि हर इंसानों का ग्रुप जो जंगलों में रहता है या फिर हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल से दूर रहता है, जरूरी नहीं है कि वो सारे ही ऐसे डेंजरस काम करते हो या फिर खुद डेंजरस हो। ऐसी कुछ कम्युनिटीज भी हैं जो ऐसे जंगलों में रहती हैं, लेकिन वो वहां पे कुछ ऐसा क्रिएट कर रही हैं जो हम जैसे शहरों में रहने वाले लोगों की बहुत ज्यादा मदद कर सकती है, और वो हेल्प इस लेवल की हो सकती है कि वो शायद हमारी जिंदगी बदल दे। मुझे पता है कि तुम लोग एड स्किप कर देते हो, जो कि ठीक बात भी है क्योंकि किसी को भी एंटरटेनमेंट के बीच में रुकावट नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई बात ऐसी है जिसको सुन के शायद तुम्हारे फ्यूचर का बहुत बड़ा हेडेक रुक जाए तो आई थिंक तुम्हें वो बात जाननी चाहिए। इस चैनल की ऑडियंस मोस्टली 20 to 25 की है, और इस एज में, आज के टाइम में एक प्रॉब्लम आती है जो हर इंसान फेस करता है, ठीक है, विच इज रिलेटेड टू हेयर।
और जिसकी वजह से हम सारे के सारे यंगस्टर्स डर्मैट्स के पास भागते रहते हैं और बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं जिससे हमारे बाल बढ़िया हो जाएं। आज से 1-1.5 महीना पहले मैं मैसूर गया था और मैंने वहां पे विजिट करा था द आदिवासी कैंप। उस कैंप में मैं जितने लोगों से मिला जो उस कैंप से जुड़े हुए थे, उन सब के बाल मैंने नोटिस करे थे एंड ट्रस्ट मी, उनके बाल देख के मेरे को सच्ची बताऊं तो मेरे को जेलसी हुई है कि उनके बाल इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं। सबके बाल लंबे लंबे थे, कुछ कुछ के तो बाल उनके नीज तक आ रहे थे और उन सबके बालों की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि उनके बालों की शाइन दूर से दिखती थी। मैंने ऐसे बाल अपने शहरों में तो किसी के नहीं देखे थे। व्हिच जस्ट प्रूव्स कि ये ऑयल एक्चुअली काम करता है, क्योंकि आदिवासी कैंप में ऑब्वियसली सारे लोग यही ऑयल यूज करते हैं। काफी सारे लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि आदिवासी का जीएसटी नहीं है या फिर उनके पास लैब टेस्ट नहीं है, तो इसी मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए मैं QR कोड दे रहा हूँ, उसको स्कैन करके आप सारी रिपोर्ट्स देख सकते हो। आदिवासी चाहते हैं कि आप एकदम जेन्युइन प्रोडक्ट खरीदे और कोई और उनके नाम पे फेक प्रोडक्ट सेल ना कर पाए। इसी वजह से फ्लिपकार्ट और Amazon पे आदिवासी हेयर ऑयल नहीं सेल करा जाता है। आपको आदिवासी हेयर ऑयल खरीदना है तो आप एकदम ऑथेंटिक सोर्स से खरीदिए और इन्हीं नंबर से खरीदिए जो मैंने दिए हुए। आदिवासी कैंप में इन्होंने मेरे को ये भी दिखाया था कि ये ऑयल बनता कैसे है एंड मैंने सीधा सीधा देखा था कि इस ऑयल को बनाने के लिए ये ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जंगल ही डाल देते हैं। जंगल में जितनी सारी अच्छी चीजें मिल सकती है सब कुछ इस ऑयल में डाली जाती थी। जितने भी लोग इस कैंप में थे वो सारे एक ही फैमिली के थे और इस पूरी फैमिली का सिर्फ एक ही एम था कि जितने भी इनके कस्टमर्स हैं सबको एक केमिकल फ्री प्रोडक्ट दिया जाए और वो इस चीज को कर भी रहे हैं। कुछ हफ्ते ही हुए थे इस ऑयल को यूज करते हुए एंड द रिजल्ट्स आर अनबिलीवेबल। आदिवासी हेयर ऑयल की कम्युनिटी इज वेरी हार्ड वर्किंग, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि काफी सारे और स्कैमर्स हैं जो आदिवासी के नाम पे ही फेक हेयर ऑयल सेल कर रहे हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। तो जिस कैंप में मैं गया था मैं उन्हीं का नंबर दे रहा हूं, मैंने पर्सनली उनसे खुद लिया था। नंबर्स तुम्हें दिख गए होंगे, तुम सीधा सीधा इस पे कॉल करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। इन्हीं नंबर से अपना ऑर्डर प्लेस करना। डोंट टेक रिस्क विद योर हेयर। जेन्युइन लोगों से ही अपना प्रोडक्ट खरीदना। तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल्स और सारे फोन नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उनके थ्रू ही अपना प्रोडक्ट प्लेस करना। इस एंड ग्लव रिचुअल को हम मान सकते हैं कि ये अपनी ब्रेवरी प्रूव करने का एक तरीका है, लेकिन क्या यही एक रिचुअल है अपनी ब्रेवरी प्रूव करने का? नहीं। पेंटिकोस्ट के वानाटाओ आइलैंड में अपनी ब्रेवरी प्रूव करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तुम्हें सुन के शायद ऐसा लगेगा कि मैं एक नॉर्मल बंजी जंपिंग एडवेंचर की बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। बंजी जंपिंग में जो स्ट्रिंग होती है जो हमारे पैरों से अटैच्ड होती है या फिर हमारे हार्नेस से अटैच्ड होती है, उसमें इलास्टिसिटी होती है, वो स्ट्रेच होता है और हमारे फॉल को धीरे धीरे स्लो डाउन करता है। लेकिन इस ट्राइबल रिचुअल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। इस रिचुअल के अंदर 100 फीट के प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते हैं और ट्राइब के जितने भी यंग मेल्स होते हैं वो उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ते हैं और वहां से जंप करते हैं हेड फर्स्ट। अब ऑब्वियसली वो अपने साथ कुछ ना कुछ टाई अप तो करते ही होंगे जंप करने से पहले, लेकिन वो सीधा सीधा यूज करते हैं ट्रीज की वाइन्स को जिसके अंदर कोई भी इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो बेसिकली वो अपने पैरों में इन वाइन्स को टाई अप करके 100 फीट से सीधा सीधा नीचे जंप करते हैं हेड फर्स्ट। लेकिन उनको अंदाजा लगाना होता है कि उनकी वाइन की लेंथ उतनी ही है जिससे उनका सर एकदम नीचे टच ना हो जमीन से, कि वो जस्ट थोड़े से डिस्टेंस से बचे। और ये ट्रेडिशन उनका सालों से चलते आ रहा है। इस डेंजरस ट्रेडिशन को देखते ही कहीं ना कहीं तुम्हें ये फील होगा कि ये पागलपन है, लेकिन ये सिंपल रिचुअल इन्हीं ट्राइबल लोगों के कल्चर का बहुत बड़ा पार्ट है। इस ट्राइब के अंदर ये रिचुअल इसलिए करा जाता है क्योंकि वो ये मानते हैं कि इस रिचुअल को करने से उनकी खेती काफी ज्यादा बेटर होगी और वो बेटर रिजल्ट्स पा पाएंगे। लेकिन सिर्फ सिंपली अच्छी खेती के लिए इतना बड़ा रिस्क लेना कि तुम हेड फर्स्ट जमीन की तरफ कूद रहे हो 100 फीट के प्लेटफॉर्म से, दैट इज इंसैनिटी। बट स्टिल इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि ट्राइबल्स ऐसे टाइप के रिचुअल्स में पार्ट लेते आ रहे हैं सालों से। मैडागास्कर के कुछ ग्रुप्स का ये मानना है कि सोसाइटी के 2 ही पार्ट्स होते हैं, एक जो जिंदा है द लिविंग और दूसरा है एंसेस्टर्स का या फिर हमारे पूर्वज या फिर हमारी कम्युनिटी के वो लोग जो गुजर चुके हैं। मैडागासी लोग ये बिलीव करते हैं कि गॉड और उनके ट्राइब के मेंबर्स के बीच में जो कनेक्शन है वो उनके एंसेस्टर्स पूरा करते हैं। मैडागास्कर के हिल्स में हर 5-7 साल के बीच में 2 दिन का एक ऐसा फेस्टिवल होता है जिसके अंदर सारे ट्राइब के लोग आते हैं मीलों दूर से चल के, और उस सेलिब्रेशन में उन्हीं ट्राइबल्स के एंसेस्टर्स भी होते हैं। अब मेरा क्या मतलब है जब मैं ये कहता हूँ कि उनके एंसेस्टर्स भी इस सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं? जितने भी ये ट्राइबल्स होते हैं ये अपने एंसेस्टर्स को उनकी ही कब्र में से खोद के वापस बाहर निकालते हैं
आफ्टर ईयर्स। और कमाल की बात यह है कि इस रिचुअल को बहुत सारे म्यूजिक के साथ और बहुत सारे अल्कोहल के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। ये सारे ट्राइब के मेंबर्स जो हैं वो अपने एंसेस्टर्स को वापस कब्र में से निकालते हैं। उनके एंसेस्टर्स की जितनी भी बोन्स हैं और जितने भी पार्ट्स हैं जो अभी तक डिकम्पोज नहीं है, उनको बाहर निकाला जाता है और वापस से एक ह्यूमनॉइड फिगर की शेप में वापस से उनको रैप करा जाता है क्लॉथ में, और उस सो कॉल्ड बनाई हुई बॉडी के साथ वो सारे ट्राइबल्स डांस करते हैं। मैं मानता हूं कि ये चीज सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, थोड़ी फनी भी लग सकती है, लेकिन इस पूरे रिचुअल में सैड होना और उदास होना अलाउड ही नहीं है, क्योंकि वो ये चीज मानते हैं कि एंसेस्टर्स को वापस से इस सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व करके वो उनको एक तरीके से रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एक तरीके से उन्हें ऑनर कर रहे हैं, और ये ट्रेडिशन बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है। और इस पूरे रिचुअल के बाद उन सारे एंसेस्टर्स को वापस से बरी करा जाता है, एंड इट्स वेरी पॉसिबल कि और 5-6 साल बाद अगर वो बॉडी दोबारा से पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं हुई है तो ये रिचुअल दोबारा से करा जाता है। नेक्स्ट जो रिचुअल आता है वो है द स्कारिफिकेशन रिचुअल। अब ये रिचुअल कोई एक स्पेसिफिक ट्राइब का नहीं है, बल्कि अफ्रीका के अलग अलग कोने में जो अलग अलग ट्राइब्स रहती है वो सारी ट्राइब्स कहीं ना कहीं इस रिचुअल में इन्वॉल्व होती हैं। अब स्कारिफिकेशन से मेरा क्या मतलब है, जितने भी ट्राइब्स हैं उसके अंदर तुमने अगर नोटिस करा हो तो उनके स्किन के ऊपर बहुत लंबे लंबे या फिर बहुत सारे छोटे छोटे मार्क्स होते हैं, और कई बार उनको देख के ये लगता है कि ये मार्क्स शायद हंटिंग के टाइम आए हों, लेकिन ये स्कार्स एक ऐसे तरीके से आए होते हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते। काफी सारे ट्राइब्स में इन स्कार्स को खुद दूसरे ट्राइब मेंबर्स के थ्रू ही दिया जाता है, बाय यूजिंग स्टील ब्लेड्स या फिर ग्लास को यूज करके या फिर पॉइजनस स्टेम्स को यूज करके अलग अलग तरीकों से इन स्कार्स को दिया जाता है। और इन सारे स्कार्स का एक ना एक मीनिंग होता है जो हर एक ट्राइब से अटैच्ड होता है। ये काफी ज्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है, और ये एक ट्राइबल मेंबर के अलग अलग लाइफ के माइलस्टोन्स के टाइम पे ये सारे स्कार्स दिए जाते हैं। जैसे सपोज किसी ट्राइबल मेंबर ने अपना पहला शिकार करा है तो उसको एक स्पेसिफिक स्कार दिया जाएगा। अगर कोई कपल है, उनका पहला बच्चा होने वाला है, तो उनको स्पेसिफिक स्कार्स दिए जाएंगे। ऐसे अलग अलग ट्राइब्स के अलग अलग स्कार्स हैं और हर एक का अलग अलग मीनिंग है। ये प्रोसेस देखने में बहुत ज्यादा पेनफुल है और तुम्हें ये देख के एक तरीके से यही लगेगा कि ये पागलपन है, क्योंकि इन स्कार्स की वजह से कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब एक ट्राइबल मेंबर मरता है तो इन्हीं स्कार्स को देख के जज करा जाता है कि उसकी पूरी लाइफ कैसी गुजरी। अब ऐसे ही अलग अलग रिचुअल्स बताते हुए हम वापस उसी पॉइंट पे आ गए हैं जहां से वीडियो शुरू हुई थी, द अमेज़न फॉरेस्ट। यानोमामी ट्राइब ये बिलीव करती है कि बॉडी के मरने के बाद सोल को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस चीज को कैसे करा जाता है, और इस क्वेश्चन का एक ही आंसर है, और वो है एंडो कैनिबलिज्म। यानोमामी ट्राइब में जब भी किसी ट्राइबल मेंबर की डेथ होती है तो उसको नॉर्मली बरी नहीं करा जाता है, बल्कि उस लॉस्ट ट्राइबल मेंबर की बॉडी को जलाया जाता है, और जलाने के बाद जो उस बॉडी के रिमेन्स होते हैं या फिर हम कह सकते हैं जो ऐश होती है, उसको बाकी सारे ट्राइबल मेंबर्स अपने फेस पे लगाते हैं और उसके बाद रोना शुरू करते हैं। उनके जो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हैं उनको गाना शुरू करते हैं दुख दिखाने के लिए, ग्रीफ दिखाने के लिए। लेकिन रिचुअल का मेन पार्ट इसके बाद होता है। इसी रिचुअल के सेकेंड हाफ में जो रिमेनिंग बोन्स होती हैं आफ्टर क्रिमेशन, उनको ब्रेक डाउन करा जाता है, उनको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करा जाता है और उनका एक सूप बनाया जाता है जो बाकी सारे ट्राइबल मेंबर्स कंज्यूम करते हैं टू ऑनर द ट्राइबल मेंबर जिसकी डेथ हो गई है। सबसे कमाल की बात यह है कि अगर कोई ट्राइबल मेंबर शहीद हुआ है, या फिर हम एक तरीके से कह सकते हैं कि दूसरे किसी ट्राइबल ने यानोमामी ट्राइब के मेंबर को मारा है, तो उस मेंबर को क्रिमेट करने के बाद, उसकी बोन्स को कंज्यूम करने के बाद पूरी यानोमामी ट्राइब उस ट्राइब पर अटैक करती है। एंड ये सारी चीजें शायद उसी दिन होती है जिस दिन यानोमामी ट्राइब के मेंबर का क्रिमेशन करा जाता है। सो गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। मेक श्योर जो मैंने बीच में बात करी थी अबाउट आदिवासी हेयर ऑयल, उनको जाके तुम कांटेक्ट करो। फोन नंबर्स और सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फटाफट जाके अपने प्रोडक्ट्स प्लेस करो एंड ट्राई देम, दे आर ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में।